गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और आपको उनके नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो जीएस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी का एक पार्ट इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी शुरुआत आज हम करेंगे, जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर भारत एक सामान्य परिचय से, जहां आपको इंडियन मैप के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसकी सीमाएं किन किन देशों से साझा होती हैं, उनकी जलीय सीमा की लंबाई क्या है, स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है इत्यादि, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के बाद जो हमारी अगली कक्षा होगी उसमें हम भारत किन विभिन्न देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है और विवादित सीमा यानी कि विवाद जो कंट्रोवर्शियल बॉर्डर लाइन्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि वो कौन सा देश किन किन राज्यों को टच करता है और कितने राज्यों को टच करता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत को उपमहाद्वीप कहा गया, यानी कि सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? तो हम जानते हैं कि इंडिया का एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, 32,87,263 किलोमीटर। तो ये एरिया काफ़ी बड़ा है और ये जो साइड है, ये जो इंडिया का साइड है, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और ये लैंड से घिरा हुआ है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो अब भारत के नामकरण के बारे में जानेंगे कि इसका नाम क्या क्या है, इसके क्या क्या विभिन्न नाम हैं और वो नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले नामकरण की चर्चा करेंगे और नामकरण के बाद भारत की स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं नामकरण पे। तो भारत का सबसे प्राचीन नाम तो हम जानते हैं आर्यावर्त। तो सबसे प्राचीन नाम जो था भारत का वो है आर्यावर्त। उसके बाद अब दूसरा नाम हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान कैसे पड़ा ये नाम? तो बहुत पहले की बात है, जब पर्शिया के लोग यहाँ आते हैं, इंडस वैली वाले रीजन से, सिंधु घाटी वाले क्षेत्र से पर्शिया के लोग इंडिया में एंट्री लेते हैं। तो वो क्या है ना, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स को ह प्रोनाउंस करते थे, ह बोल के पुकारते थे। तो उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू। सिंधु के स को उन्होंने हिंदू कहा और इस तरीके से इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरानियों यानी कि पर्शियन ने इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा, ईरानियों द्वारा। थर्ड, इंडिया। इंडिया नाम से भी जानते हैं हम इसे। तो इंडिया नाम किसने रखा? जब ग्रीक यूनान के लोग यहाँ आते हैं तो उन्होंने सिंधु घाटी का नाम हमें पता है इंडस है, उसे हम इंग्लिश में इंडस कहते हैं। तो इंडस के नाम से उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रखा। तो इंडिया नाम किन्होंने दिया है? यूनानियों ने। एक नाम हम जानते हैं भारतवर्ष। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में एक बहुत ही ब्रेव राजा थे जिनका नाम भरत था, राजा भरत, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, राजा भरत के नाम पे। उसके बाद पौराणिक कथाओं में, जैसे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में अगर हम देखते हैं तो भारत का नाम जम्बूद्वीप रखा गया। तो उस समय भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। तो जब भी पूछा जाएगा जैन अथवा बौद्ध ग्रंथों में भारत का नाम क्या था, तो जम्बूद्वीप। तो इस प्रकार से हमारे देश का नाम आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप रखा गया।
उसके बाद नामकरण के बाद हम इसके स्थिति की चर्चा करेंगे कि ये पूरे ग्लोब में, ओवरऑल पृथ्वी में ये कहाँ पे स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार क्या क्या है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्थिति, ये हमारा ग्लोब है। तो अब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो क्या होता है ना कि भूगोल शास्त्रियों ने क्या किया कि पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं में बांटा। तो जो पैरेलल यानी कि समानांतर क्षैतिज, पैरेलल हॉरिजेंटली काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो कहलाई अक्षांश, इस प्रकार से, ठीक है। और जो वर्टिकली लाइन थी ना वो देशांतर कहलाई। तो इस प्रकार से ग्लोब को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा गया ताकि किसी भी देश, किसी भी द्वीप की स्थिति का पता चले। तो भारत कहाँ पे स्थित है? तो भारत हमारा पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पे। तो हम बोल सकते हैं भारत की स्थिति, भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमने जैसा कि बताया कि ये लाइन अक्षांश कहलाती है और ये देशांतर कहलाती है। तो अक्षांश और देशांतर का मेज़रमेंट क्या है? तो क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है तो ये 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। उसके बाद नामकरण के बारे में हमने पढ़ लिया। स्थिति हमने देखा कि ग्लोब पर ये कहाँ है, और विस्तार के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्थिति एवं विस्तार। तो हमने देखा कि अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका, सैंतीस डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड। देशांतरीय विस्तार, (68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। तो नॉर्थ से साउथ के बीच की जो लंबाई है इसकी वो 3214 किलोमीटर की है। और हम इसकी अगर चौड़ाई देखते हैं तो इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। लंबाई 3214 किलोमीटर और चौड़ाई 2933 किलोमीटर। स्थिति के बारे में हमने पता कर लिया। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। इसके बाद ये क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है। तो विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये इसका पोजीशन 7th है, यानी कि इसके पहले इससे बड़े बड़े 6 देश हैं। तो वो 6 देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा, विश्व का जो सबसे बड़ा देश है
वो रूस है। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे नंबर पे यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चौथे नंबर पे चीन है। पांचवें नंबर पे ब्राज़ील। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे भारत। तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये 7वें स्थान पे है। और अगर विश्व में इसका स्थान देखें, इसका अगर परसेंटेज कंक्लूड करें तो वो हो जाएगा 2.42%। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये कितना कैरी करता है? 2.42%। विश्व के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का 2.42%। ये एक रफली स्केच है और इसके जो सारे डिटेल में नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, जिसके लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। और ये तो हुआ क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखते हैं, जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और जो सेकेंड है वो हमारा इंडिया, भारत की। उसके बाद अगर हम इसकी सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अगर हम देखते हैं कि इसकी स्थलीय सीमा यानी कि वो बॉर्डर, वो लाइन जो लैंड से टच करती हो, ठीक है, वो किनारा जो किसी स्थल से टच करती हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा। और वो पार्ट्स, इंडिया का वो पार्ट जो उसके जो जल को टच करता हो, यानी कि वाटर बॉडीज़ को टच करता हो, सी लाइंस को टच करता है, उसको जलीय सीमा बोलते हैं। तो अगर स्थलीय सीमा देखा जाए, ये लाइन देखा जाए, तो वो है हमारा 5200 किलोमीटर। 5200 किलोमीटर। अगर देखा जाए जलीय सीमा, तो भारत का कितना भाग, भारत का किनारा, कितना किनारा जो जल से टच करता हो, यानी कि वाटर बॉडी से, सी से या ओशन से टच करता हो, वो हमारा जलीय सीमा हो गया। अभी जलीय सीमा में भी कंडीशन है। हम जानते हैं कि हमारा ये अंडमान निकोबार और यहाँ पर स्थित लक्षद्वीप भी भारत के अंतर्गत ही आता है, तो ये यूटी है। तो अगर हम इन द्वीपों को लेके चले, इन आइलैंड्स को लेके चलते हैं, तो हमारी जलीय सीमा कुछ और होगी, ज़्यादा होगी। और अगर इन्हें छोड़ के, जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो इन आइलैंड्स को छोड़ के या फिर इन आइलैंड्स को लेके, वो कंडीशन आपको क्वेश्चन में बता दिए जाएंगे। तो जलीय सीमा द्वीपों को छोड़ के, इन आइलैंड्स को छोड़ के जो जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि जलीय सीमा इंक्लूडिंग आइलैंड्स, इन द्वीपों को लेके, द्वीप सहित, तो वो हो जाएगा 7515.6 किलोमीटर। अब हम लोग चर्चा करेंगे मानक समय की। तो मानक समय क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? तो किसी भी देश या पूरे ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करें, अगर पूरी पृथ्वी की बात करें, तो जो मानक समय है जिससे हमारा टाइम जो है वो निर्धारित होता है, तो वो होता है देशांतर लाइन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन। हमने बताया था कुछ समय पहले
कि जो वर्टिकली लाइन होते हैं हमारे ग्लोब पर, वर्टिकली इमेजिनरी लाइन, वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल लाइन होते हैं। तो जो एक मध्य देशांतर रेखा जो है, इससे हमारे पृथ्वी का समय निर्धारित होता है। लेकिन अगर इसी को लेके, अगर मध्य देशांतर रेखा को लेके ओवरऑल अर्थ का टाइमिंग देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाएगा, क्योंकि हर एक देशांतर लाइन में 15 मिनट का समय होता है, जिससे जो हमारी समय सीमा है वो काफ़ी मतलब डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। तो इसी वजह से ये तो मेन टाइम लिया गया है जो कि लंदन के ग्रीनविच में है, लेकिन जितने भी देश हैं सबकी अपनी एक अलग समय सीमा है, अपनी एक अलग मानक सीमा, जिसे स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय सीमा होती है, जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो उसी प्रकार भारत की भी एक मानक समय सीमा है। तो वो कहाँ है? तो भारत की समय सीमा इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। तो उसका मेजरमेंट क्या है? मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, तो वो है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ये कहाँ है? ये हमारा इलाहाबाद के नैनी में है। तो ये कहाँ पे है? इलाहाबाद के नैनी में। इससे आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम भारत के मानक समय सीमा जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, स्टैंडर्ड टाइम जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 5 स्टेट्स है, 5 राज्य हैं जहाँ से ये 82.5 डिग्री वाली जो लाइन है वो गुजरती है। तो वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है यूपी, सेकेंड है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है ओडिशा और फिफ्थ है आंध्र प्रदेश। तो अगर पूछा जाए कि हमारी मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। इसके बाद अगर पूछा जाएगा जो ओवरऑल वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ है, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है हमारा लंदन के ग्रीनविच में। अगर लंदन के ग्रीनविच वाले स्टैंडर्ड टाइम से हमारे अगर स्टैंडर्ड टाइम यहाँ इलाहाबाद के नैनी 82.5 डिग्री वाले स्टैंडर्ड टाइम के बीच में डिफरेंस क्या है, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वो 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे आया, हर देशांतर लाइन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन में कितने कितने का डिफरेंस होता है, टाइम कैसे निकालते हैं, तो वो सब हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर बोला जाए ग्रीनविच से भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे का अंतर है, 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस। तो हमने स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि भारत जो है वो किन किन देशों से सीमा साझा करता है। तो भारत के पड़ोसी देश जिससे भारत अपनी सीमा साझा करता है वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अगर पड़ोसी देशों में कहा जाए तो श्रीलंका और मालदीव्स भी है, लेकिन वो जलीय सीमा से टच करता है, यानी कि वो अगर बोला जाए कि अगर उसका लैंड टच कर रहा है तो वो लैंड टच नहीं करता है, क्योंकि मालदीव्स और श्रीलंका वाटर बॉडीज़ में स्थित है। तो वाटर बॉडीज़ में है, और जिससे क्या होता है कि भारत का अगर स्थल यानी कि लैंड अगर बोला जाए कि टच करा तो नहीं, तो इस वजह से इसको हम लोग अगर बोला जाए कि स्थलीय सीमा साझा करती है तो नहीं। अगर पूछा जाएगा कि भारत जलीय सीमा साझा करती है तो हम मालदीव्स और श्रीलंका को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर स्थलीय सीमा साझा कर रही है तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके बीच साझा करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा लेंथ किसका है,
तो इंडिया जो है वो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करती है। ये 4096 किलोमीटर की सीमा साझी। देखने से तो लगता है कि चाइना सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है, बट ऐसा नहीं है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है। बांग्लादेश के बाद हमारा चाइना है, फिर पाकिस्तान है। और अगर बोला जाए इंडिया सबसे ज़्यादा सबसे कम बॉर्डर किससे शेयर करती है, तो वो है अफ़गानिस्तान। यह सिर्फ 106 किलोमीटर तक ही बॉर्डर साझा करती है। इसके बाद हम भारत के चौहदी के बारे में पढ़ेंगे। चौहदी क्या होती है? तो चौहदी क्या होती है? किसी भी देश के 4 टॉप मोस्ट कॉर्नर, यानी कि उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। तो 4 टॉप मोस्ट कॉर्नर जो है उसके बारे में वो उस पॉइंट्स के नाम के बारे में चर्चा करेंगे, और वही होती है भारत की चौहदी। टॉप मोस्ट कॉर्नर डायरेक्शन को इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो देखा जाए तो भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, यानी कि उत्तरी पॉइंट, तो नॉर्दर्न पॉइंट है वो लद्दाख में है, जिसका नाम इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल। तो भारत का जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो इंदिरा कोल कहलाता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। उसके बाद अगर बोला जाए सदर्न पॉइंट, यानी कि दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु लद्दाख के इंदिरा कोल में है, और दक्षिणतम बिंदु के बारे में 2 कंडीशंस हैं। अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, यानी कि वो भाग जो लैंड से कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला पॉइंट। और अगर ओवरऑल अगर सदर्न पॉइंट पूछा जाएगा, यानी कि पूर्णतया दक्षिणतम बिंदु का क्या हो जाएगा, तो पूर्णतया दक्षिणतम बिंदु देखते हैं तो वो हमारा अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो सबसे पहले 2 कंडीशंस हैं सदर्न पॉइंट के लिए, यानी कि दक्षिणतम बिंदु के लिए। अगर पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि से सटा दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि से सटा दक्षिणतम बिंदु, तो ये है हमारा तमिलनाडु में स्थित कैप कैमोरिन। केप कैमोरिन जो कि तमिलनाडु में है। अगर पूछा जाएगा कि ओवरऑल सदर्न पॉइंट, पूरी तरह से दक्षिणतम बिंदु, आपको अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया होगा, सीधा सीधी पूछ लिया होगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो आप उस कंडीशन में लिखेंगे इंदिरा पॉइंट। इसके कुछ और भी नाम हैं, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये क्लियर है यहाँ से। अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो केप कैमोरिन हो जाएगा, जो भारत के तमिलनाडु में स्थित है। और अगर पूछा जाएगा ओवरऑल कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट के बारे में बोलिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का वेस्टर्न पॉइंट, यानी कि पश्चिमी बिंदु। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, जिसे गौर माता के नाम से जानते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मिलेगा। कहीं इसे गुहार मोती बोलते हैं, कहीं इसे गौर माता कहा जाता है। तो ऑप्शंस
आपको उसी प्रकार से दिए जाएंगे। अगर गुहार मोती दिया होगा तो गुहार मोती पे टिक कीजिएगा, और अगर गौर माता तो वो भी सही है। तो पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में स्थित है। अब बोला जाएगा पूर्वी बिंदु, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसको किबिथु बोलते हैं। तो भारत की चौहदी में भारत का नॉर्दर्न पॉइंट यानी कि उत्तरी बिंदु जो है वो लद्दाख में है, इंदिराकोल के नाम से जाना जाता है। दक्षिणतम बिंदु बोला जाए, अगर ओवरऑल दक्षिणतम बिंदु से पूछे तो आप ये बोलिएगा कि इंदिरा पॉइंट पार्शियन या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि से सटा दक्षिणतम बिंदु यानी कि लैंड से सटा, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा आइलैंड है ना, ये लैंड से टच नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से आपको कंडीशन दे दिया जाएगा कि अगर लैंड से टच किया हुआ सदर्न पॉइंट स्थल से मुख्य भूमि से सटा हुआ दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप उस केस में लिखेंगे केप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद पूछा जाएगा उत्तरी बिंदु क्या है, तो वो लद्दाख इंदिराकोल। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कि गुजरात में स्थित है। इस प्रकार से हमने भारत के चौहदी की चर्चा की। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भारत अगर किसी देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है तो भारत के कौन कौन से राज्य उस देश को टच कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत जिन देशों से अपने बॉर्डर लाइन को शेयर कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, तो वो कौन कौन से कंट्रोवर्शियल लाइन है, कंट्रोवर्शियल बॉर्डर्स हैं, और उसके बाद वो विवादित क्षेत्र कब बने, आखिर कौन से ऐसे सिचुएशंस, कौन से ऐसे कंडीशंस आए जिसके कारण ये कंट्रोवर्शियल हो गया। तो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।